ये क्या है, और दूसरा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन एक बात हुई है, वो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जो लोग इनके रणनीतिकार हैं कांग्रेस के, उन लोगों की ये फेल्योर है लीडरशिप में। क्या अमित शाह जैसा कोई व्यक्ति अगर कांग्रेस में होता तो क्या रिजल्ट ऐसे आते? बिल्कुल नहीं आते। गांधी परिवार के इकलौते सदस्य राहुल गांधी हैं जो 2 सीटों से लड़े और 1 सीट हार गए। तो ये जो मैसेज गया है, ये मैसेज कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। इसके पहले जितनी भी, जब भी सोनिया जी 2 सीट पे लड़ी, दोनों जीती, इंदिरा जी 2 सीटों पे लड़ी, दोनों सीटें जीती। ये पहली बार ऐसा हुआ है कांग्रेस में कि 1 सीट कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए वो हार गए। इस पे उनको सोचना चाहिए। दूसरा, ये हार कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, पिछली बार 1,07,000 से जब राहुल जी जीते थे, तब से ये बात बार बार कही जा रही थी कि गड़बड़ है अमेठी में, गड़बड़ है अमेठी में, लेकिन जो उनके मैनेजर थे उन लोगों को उनके कान में जू नहीं रहेंगी। और आप जनता से नहीं जुड़ेंगे, कार्यक्रमों से नहीं ले जाएंगे। क्या ऐसा था, स्मृति ने क्या ऐसा किया कि लोगों ने उन पे भरोसा जताया? बिल्कुल इस 5 साल में, और इन्होंने क्या ऐसा गड़बड़ किया जो इनसे भरोसा उतर गया? ठीक यही बात गठबंधन के साथ लागू है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन आया, मैंने आपसे कहा ना कि बिना किसी कार्यक्रम, बिना किसी एजेंडे के अचानक 2 नेताओं ने सामंत की तरह फैसला लिया। और ऐसा ही कुछ जो है कांग्रेस के साथ भी जब समझौता हुआ था उत्तर प्रदेश में, विधानसभा में चुनाव लड़े थे। आप ट्वीट करके नहीं जीत सकते चुनाव। आप देखिए कि गठबंधन के नेता ट्वीट करके चुनाव जीत रहे थे, तो आप ट्वीट करके नहीं जीतेंगे। और आपकी रैलियां हो रही थी, आपकी बैठकें कितनी लिमिटेड हुई, कितने कम लोगों से आपका कनेक्ट रहा। पार्टी कार्यालय पे आप मिलते नहीं लोगों से। विजय जी, अंशु जी हमारे साथ अभी तत्काल जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी की एक जो प्रतिक्रिया होती है, आपके अंशु जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी जो है प्रतिक्रिया दी है। हार हुई है, हार लोकतंत्र में हार और जीत के अलावा और तीसरा कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन ये जो हार हुई है, जिसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक परंपरागत सीट से भी नहीं जीत पाए हैं, क्या कुछ आप में ऐसा कमी रही कि जिससे जनता ने आपको जो है बिल्कुल से नकार दिया? आशुतोष जी, सबसे पहले मैं बधाई दूंगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने जनता का, हाँ बिल्कुल, मैं शलभ जी को भी देता हूँ, उसी में शामिल हैं वो भी। और उन्होंने जनता को अपनी बात समझाने में वो कामयाब रहे। शायद हम अपनी बात को अच्छे से और मजबूती से जनता तक नहीं ले जा पाए, इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है। और इस हार के बारे में विश्लेषण, मंथन, चिंतन हो, फिर इस पर कुछ टिप्पणी हो सकती है, लेकिन त्वरित कोई प्रक्रिया इस पर है नहीं। इसके पीछे क्या कारण रहे, या अमेठी में जो भी दिक्कतें रहीं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5 साल में स्मृति ईरानी जी ने कुछ ऐसा खास नहीं कर दिया जैसा विजय उपाध्याय जी ने कहा, और गांधी परिवार ने वहाँ पर सब कुछ किया। सरकार जब भी हमारी रही, तो निश्चित तौर से शायद हम ये मानते हैं कि सच की आवाज़ जो है झूठ के आगे दब गई है। और 5 साल के बाद चुनाव लोकतंत्र में आता है, हम तब तक अपने आप को मजबूत करेंगे। आप अभी जिससे सवाल पूछे, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम थे, शौचालय, एक लोकसभा क्षेत्र में 3.5 लाख शौचालय बना दिए, 1 लाख गैस कनेक्शन बांट दिया, 1.5 लाख लोगों को सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन दे दिया। भले उसमें बिल देना पड़ेगा, बिजली लेकिन आपको बिजली मिल तो रही है। देखिए, सपा सरकार के बजाय भाजपा सरकार में बिजली की आपूर्ति गांव में सुधरी है। बिल्कुल, बिजली का ही मुद्दा नहीं है इस चुनाव में, अदरवाइज बिजली बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में होती थी। तो इसका भी असर मुझे लगता है अमेठी में हुआ, क्योंकि 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस लीडरशिप की, इसके बावजूद अमेठी के गांव में इन चीजों के बारे में उतना काम नहीं हुआ। बिल्कुल। अमित जी, एक बढ़िया बात जो दिखाई दी है आज सुबह से, हम इस बात का अनुमान कर रहे थे, जिस तरह से तेजी से रुझान एक पार्टी के पक्ष में जा रहा था, कि अभी शाम तक तमाम सारी ऐसी बातें होंगी जिससे कि जो हमारा चुनावी महोत्सव था, इस पर भी कहीं न कहीं उंगलियां उठेंगी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है। एक बड़े नेता राहुल गांधी ने भी बड़ी ही विनम्रता के साथ इस लोकतंत्र की मर्यादा को देखते हुए व्यवहार किया है, उसके अनुरूप व्यवहार किया है। और जिस तरह से एक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में हम उभर करके आ रहे हैं, 2 शब्दों में आपकी भी टिप्पणी चाहेंगे। देखिए, लोकतंत्र का सम्मान किया है, ये उनकी परिपक्वता को दर्शाता है। शायद अभी कुछ 2 दिन पहले इसी लोकतंत्र को लेकर प्रश्न उठाए जा रहे थे, जब ईवीएम स्वैपिंग की बात हो रही थी। अच्छी बात है कि लोकतंत्र के इस मैंडेट को स्वीकार किया है और अपनी हार को स्वीकार किया है। और शायद अब कांग्रेस को इस बात को लेकर काम करना होगा कि नए उभरते हुए भारत की अपेक्षाएं क्या हैं, आकांक्षाएं क्या हैं, देश का युवा क्या चाहता है इस देश की लीडरशिप से। बिल्कुल, उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना होगा। सलभ जी, अंशु जी ने एक बात छोड़ दी कह करके, उन्होंने भी बड़ी विनम्रता से आपको भी बधाई दी, सबको बधाई दी, और जनता जनार्दन का जो जनादेश है उसको स्वीकार किया।
लेकिन एक थोड़ा सा बात कह दिया कि झूठ सच पे झूठ कहीं भारी पड़ जाता है। क्या है ये बार बार पिछले 5 साल से झूठ 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 सुनाई भी देता है। अंशु जी के आने से पहले हम लोगों ने विनम्रता से इस जीत को स्वीकार करते हुए कांग्रेस पार्टी को, सपा को, बसपा को, सभी को बधाई दी थी, अंशु जी को भी बधाई। और हम चाहते हैं कि ठीक है, चलिए आपने कहा इतने बड़े जनादेश के बाद पूरे देश में देखिए जिस तरह का जनादेश आया, और इस बात को मैं दोहराना चाहूँगा कि मुलायम सिंह जी की आप स्थिति देख लीजिए, राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव हार गए हैं, डिम्पल जी चुनाव में पीछे चले, इतने बड़े जनादेश के बाद भी अगर आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि दरअसल जो आप कह रहे थे वह झूठ था, तो आपको शुभकामनाएं, आप ऐसी ही बातें दोहराते रहिए। अभी आगे और भी युद्ध होने हैं, अभी आगे और भी इम्तिहान होने हैं। आपका ये भाव अगर बना रहेगा तो देश और प्रदेश की जनता ने तो तय किया ही है। देश की जनता ने क्या किया, आपने प्रधानमंत्री पे किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने निजी हमले किए, प्रधानमंत्री जी को लेकर बहुत सी ऐसी बातें कहीं जिनको लेकर बहुत से लोग पीड़ित हुए। लेकिन आज ये वक्त उसका नहीं है। हम तो विनम्रता से कह रहे हैं कि हम इस जीत को मानते हैं कि ये हमारी जवाबदेही बढ़ाती है, ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ाती है, क्योंकि जिन्होंने आशीर्वाद दिया है वो लोग देश के वो लोग हैं जिनको 70 साल में एक टॉयलेट देने के लिए भी प्रधानमंत्री जी को अभियान चलाना पड़ा। अभी विजय जी ने बिजली की बात की, बिजली की बेहतर हालत तो हुई है विजय जी। इन विषयों पर सलभ जी हम जरूर आपसे और बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ बिजनौर से अतुल गर्ग जुड़ चुके हैं। अतुल गर्ग, अगर हमारी आप आवाज सुन रहे हैं तो वहाँ मतगणना का काम कहाँ तक पहुँचा है और क्या कुछ परिणाम सामने दिखाई दे रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा क्षेत्र आती है और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र है। लाइन में कुछ बाधा है, हमें लगता है स्पष्ट रूप से हम सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो, फिर से बिजनौर चलने की कोशिश करेंगे। और इस बीच गोरखपुर से भाजपा के रवि कृष्ण 3 लाख से अधिक मतों से विजयी हुए हैं। फिर मैं ये बात कहूंगा विजय उपाध्याय कि 3 लाख के जो दिखाई दी, अभी कुछ दिन पहले वहां उपचुनाव हुआ था। यही तो चमत्कार है कि जिन सीटों पे उपचुनाव में भाजपा हारी है वहां पे एक थंपिंग मेजॉरिटी से जीत के आ रही है। बिल्कुल। एक मैं कहना चाहूंगा उस पर विजय जी, आप इसको और बेहतर इसको ब्रीफ करेंगे। उपचुनाव में वोट का परसेंटेज क्या था, आप देखिए उपचुनाव में जो मतदान का प्रतिशत था। और उपचुनाव में कई बार ये भाव होता है कि ठीक है साहब उपचुनाव हो रहा है, सरकार तो चली रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, कौन से उस चुनाव से बदलने वाले, कि इस चुनाव में जो आम चुनाव हुआ लोग घरों से निकले हैं, लोगों ने वोट किया है। दूसरी बात जो विजय जी ने कहा कि बिजली की स्थिति सुधरी है, विजय जी इस बात को बताएंगे। हो सकता है मैं क्योंकि पॉलिटिकल आज वर्कर हूं तो मेरी बात पे भरोसा न करें हमारे अंशु जी, लेकिन विजय जी इस बात को बताएंगे कि एक व्यक्ति अपना मकान बहुत मुश्किल से बनाता था इसी उत्तर प्रदेश में, और जब बिजली का कनेक्शन लेने जाता था तो बिजली कनेक्शन देने वाले अधिकारी उससे कहते थे कि भैया तुम्हारे घर तक इतना पोल पहुंचाना पड़ेगा, इतना तार पहुंचाना पड़ेगा, 120,000 रुपए खर्चा आएगा। तो 20,000 रुपए उससे मांग की जाती थी। हमारी सरकार ने क्या किया कि घर घर तक, गांव गांव तक जाके बिजली कनेक्शन पहुंचाया, और उसमें भी जो गरीब लोग थे उनको मुफ्त में कनेक्शन दिया। बहुत सा मजाक उड़ाया हमारे जो विरोधी दलों के लोग हैं, आपको शायद फोन लेना होगा मुझे नहीं अच्छा, विरोधी दलों के जो लोग थे बहुत सा मजाक उड़ाया कि अरे साहब इन्होंने चूल्हा दे दिया, सिलेंडर नहीं दे पा रहे। अरे आप देखिए, आपको भावना समझनी चाहिए, आप उस भावना पे नहीं गए। हमने देने का प्रयास तो किया ना, हमने तो ईमानदारी से कुछ पहुंचाने का प्रयास किया। उन माताओं बहनों की आंखों, जिनकी आंखें खराब हो जाती थी चूल्हा फूकते फूकते, उनके घर तक क्या कभी कोई गया? क्या कभी किसी ने पूछा? बस उनको आपने किस कैटेगरी में रख दिया कि ये जनरल है, ये ओबीसी है, ये माइनॉरिटी है, ये एससी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, सबका साथ सबका विकास। जो काम होगा उसमें कोई भी ये नहीं देखेगा कि भाई कौन सी बिरादरी से हैं, कौन से वर्ग से हैं। हाँ, काम पहुंचाना चाहिए, गांव गांव तक सड़कें पहुंची। आयुष्मान जो योजना थी, आप देखिए, एक बेचारा गरीब व्यक्ति, उसके घर में भगवान न करे किसी को बीमारी हो जाए तो उसके पहले माँ के जेवर गिरवी रखते थे, पत्नी के जेवर गिरवी रखते थे, प्रॉपर्टी गिरवी रखते थे। आज उनके पास 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा है। जन औषधि को छोड़ दिया, जन औषधि, हाँ जन औषधि। और साथ में आप देखिए स्टंट जो लगता था, एक गरीब व्यक्ति उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, वही कंपनियां 80,000 रुपए तक का उस पर लेके अपना कमीशन लेके 80,000 रुपए का देती थी। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत छोटे स्तर पे, और मुझे लगता है कि शायद इसके पीछे हो सकता है कि बहुत से लोग सहमत ना हो, जिस व्यक्ति ने गरीबी जी है, जिस व्यक्ति ने अपनी उपेक्षा झेली है, जिस व्यक्ति ने अपमान झेला है, वही इस पीड़ा को समझ सकता है। और मैं मानता हूं हम सबको, भारतीय जनता पार्टी के जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उनको इस बात का गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री गरीब परिवार से आते हैं। उन्होंने उपेक्षा भी झेली है, अन्याय भी झेला है, अपमान भी झेला है, गरीबी भी झेली है, इसलिए सबका दर्द वो इस पास। बिल्कुल अंशु जी, आप कितना इनसे सहमत हैं ये बात हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं बिजनौर, जहां पर सरफराज खान है। सरफराज, क्या कुछ है वहां पर? मतगणना शाम के 6 बजने वाले हैं, 6 बज रहे हैं, मतगणना कहां तक पहुंची है? देखिए, अगर बात करें बिजनौर की, तो बिजनौर की अभी कुल मिला के कहा जाए तो अभी नतीजे पूरी तरह से नहीं आए हैं। फिलहाल अभी जो मलुक नागर है गठबंधन प्रत्याशी, वो आगे चल रहे हैं तकरीबन 49,000 वोटों से।
और जो बीजेपी के हैं कुंवर भारतेंद्र सिंह वो पीछे चल रहे हैं फिलहाल अभी। और नगीने की अगर बात करें तो 1,91,000 वोटों से जो है गिरीश चंद जो गठबंधन प्रत्याशी हैं वो जीत चुके हैं नगीना सुरक्षित सीट से। जी बिल्कुल सरफराज, अंतिम परिणाम आने तक हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें लगातार ताजा अपडेट देते रहिए। अंशु जी, बहुत कुछ सलभ जी ने कहा। देखिए, मुझे लगता है आज जो काउंटिंग का दिन है और आज जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी को जी, तो योजनाओं को लेकर हम तो बस इतना कहेंगे कि वाकई में अगर 5 साल में काम हुआ होता तो प्रधानमंत्री जी अपने प्रचार की शुरुआत शराब से नहीं करते, लेकिन फिर भी हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। मुझे लगता है इसके लिए आरोप प्रत्यारोप का अभी बड़ा समय है, हम लोग इस पर बात करेंगे जी। आज तो मैं बस इतना ही कहूंगा। नहीं, बात अंशु जी सीधी सी है। ये जो जनादेश मिला है या तो व्यक्ति को मिला है या तो उसकी व्यवस्था को मिला है, और व्यक्ति और व्यवस्था और संगठन तीनों एक ही हैं। भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी हैं और उसकी सरकार है। योजनाएं लेकर के आई, आप लोगों ने पुरजोर उसकी जो है मुखालफत भी की। आपने कहा जीएसटी पर जनता परेशान हुई है, आपने कहा कि नोटबंदी पर जनता परेशान हुई है, लेकिन उस नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार बनती है। उस जीएसटी के बाद इस देश में फिर से इनको थम्बिंग मेजॉरिटी मिलती है। तो मतलब जो कुछ भी आप कह रहे थे कि लोग कष्ट में थे, दिखाई तो नहीं दे रहा है। नहीं आशुतोष जी, देखिए, चाहे जो मोदी सरकार की जो 5 साल की योजनाएं हैं, सिर्फ 2 इन्होंने कार्यक्रम चलाए, एक नोटबंदी जी और एक जीएसटी जी। अगर नोटबंदी इतनी सफल थी, प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन का समय मांगा था जी, तो आप बताओ कि क्या 50 दिन के बाद उन्होंने कोई देश को जवाबदेही दी या कोई जवाब दिया? आज 2 साल हो गए, हम तो कहते हैं अगर इतनी सफल थी तो बीजेपी के साथ ही बताते कितना पैसा वापस आया। तो सवाल आज आरोप प्रत्यारोप का नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन ये जरूर है कि देश के लोगों ने एक बार भरोसा जताया है, भले वो झूठे वादों के सहारे हो या जो भी। फिर आपने झूठ जोड़ा। नहीं, मैं 1 मिनट में पूरी कर दूं जी, करिए। भले वो किसी वजह से है जी, लेकिन ये जरूर है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने सच के साथ लड़ाई लड़ी। मुद्दों पर पिछले 5 सालों के आप उनके भाषण उठा के देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के उठा के देख लीजिए। उन्होंने जनता के मुद्दों पर बात की, चाहे बेरोजगार हो, किसान हो, नौजवान हो, और हम फिर उसी भूमिका को निभाएंगे। शायद जनता ने वही जिम्मेदारी दी है, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही भी बढ़ी, क्योंकि इन्होंने एक आश्वासन भी दिया था कि शायद इन 5 सालों में हम नहीं कर पाए तो हमको एक मौका और चाहिए। अंशु जी, आपको तो एक मौका और दिया है। आपको और बात कहने का मौका देंगे, आपका राइट भी बनता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मेजॉरिटी मिली है इसको लेकर के आप समीक्षा करते रहे। विजय दीक्षित है चित्रकूट से। विजय, क्या कुछ है, मतगणना अभी कहाँ तक पहुंची है और क्या परिणाम बता रहे हैं? जी आशुतोष जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मतगणना के तीसरे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, और यहाँ पे जो अभी तक रिजल्ट आया उसमें भाजपा के प्रत्याशी आर के पटेल जो है वो लगभग यहाँ पे 33,472 वोट से विजयी हुए हैं सर। बाकी अपडेट बांदा से मिलेगी, क्योंकि बांदा लोकसभा लगती है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही विधानसभा लगती है, चित्रकूट और मानिकपुर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखे हैं। वहाँ लगभग मतगणना पूरी हो चुकी है, लेकिन औपचारिक तौर पर बांदा से जुड़ा हुआ संसदीय क्षेत्र है, इसलिए वहाँ से परिणाम घोषित किए जाएंगे। जी उपाध्याय जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, अंशु जी और सलभ जी के बीच एक बड़ा बहुत जबरदस्त सोशल मीडिया पे वार चला चुनाव के साल भर पहले से जी, और बहसें बहुत हुई टीवी स्टूडियो में जी। उसका ये तो ये लोकतांत्रिक स्वरूप है जी। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको शायद आपकी डिबेट में अभी तक नहीं आई जी। 11 सीटें ऐसी थी जहां सपा बसपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी उत्तर प्रदेश जी। बिल्कुल, उसमें अमेठी रायबरेली भी थी जी, उसमें आजमगढ़ और मैनपुरी भी थी जी, उसमें मुजफ्फरनगर बागपत भी थी जी, उसमें बलिया भी है, कन्नौज भी है। कन्नौज तो हर रही है तीनों पार्टी एक साथ मिलके जी। तो आखिर इस अमेठी भी आप इन चीजों को आप कब तक ये कहेंगे कि कोई झूठ बेच रहा है जी? अगर आप गंजे को कंघा बेचेंगे तो किसी न किसी दिन तो उसको एहसास हो ही जाएगा। 5 साल पूरा बीत गया, यही बात विपक्ष कहता रहा कि इन्होंने झूठ बोला, और मुझे ऐसा लगता है विपक्ष ने जितनी बार कहा झूठ बोला, जनता ने उतना ही उसको सच माना, मरा को राम में कन्वर्ट कर दिया और इनको सीटें जिता दी। बिल्कुल अंशु जी, लगातार इस बात को लेकर के पिछले 5 साल से हम भी स्टूडियो में बैठ करके डिबेट कर रहे हैं। जो मेजॉरिटी मिली थी, आप ही नहीं, जो भी विरोधी दल थे उन सब ने ये कहा कि बरगला करके भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वोट ले लिया, जनता अब झांसे में आने वाली नहीं है। लेकिन उससे बड़े झांसे में जनता फंसी और बड़ा बहुमत दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर बार आश्वासन की राजनीति की है।
आप चाहे 14 का चुनाव देखिए, उसके बाद 17 का चुनाव देखिए, और पूरे नहीं, आश्वासन तो सबसे बड़ा कांग्रेस लेके आई थी। 72,000 रुपए की न्याय दे रहे थे, आप 72 दे रहे हैं। 72,000 रुपए की न्याय योजना, 24 लाख सरकारी नौकरियां, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? मानते हैं कि हम लेकिन इसके बावजूद देखिए बाई इलेक्शन में राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी थी जी सलभ जी, लेकिन फिर भी वहां पे जब जनरल इलेक्शन हुए तो जीत के आई। देखिए मुझे लगता है हम तो यही कहेंगे कि आज जनादेश का दिन है और हमें इस बात की समीक्षा करनी है कि हम जनता का जो प्यार स्नेह मिला है उसको कैसे हम उनके विश्वास को लौटाएं। साथ ही साथ कांग्रेस को ये भी सोचना पड़ेगा, अंशु जी हम लोग के अच्छे मित्र हैं, लेकिन राहुल गांधी जी जिस तरह अमेठी में चुनाव हारे हैं, आप उसके बावजूद अगर आप जनता पर दोष मढ़ रहे हैं कि जनता ने इसमें भरोसे में आकर दे दिया, तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, और लोकतंत्र का अपमान इस देश की जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया है। आपने 2 दिन पहले क्या किया, आपने ईवीएम मशीनों को लेकर, मुझे याद आता है पहले कहा गया कि भाई ईवीएम मशीनें हैक की जा सकती हैं, और जब चुनाव आयोग ने इस बात की चुनौती दी कि आइए हैक करके दिखाइए, तो कोई नहीं पहुंचा। उसके बाद आपको जब आहट लगी कि आप चुनाव हारने जा रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे जैसे आए, आपने कहना शुरू कर दिया कि नहीं साहब ईवीएम मशीनें स्वैप की जा रही हैं। तो कम से कम देखिए, देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लोग लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे, हारते रहेंगे, पर जनादेश को स्वीकार करना भी एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मुझे लगता है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके चुनाव हारे हो अमेठी से, तब आपको कम से कम इस बात को लेकर जनता पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए कि जनता बहकावे में आ गई या जनता झांसे में आ गई। जनता बहुत होशियार हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले टेक्नोलॉजी को लेकर बात हो रही थी, और अभी विजय जी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए, और लोग, अभी रतन मणि लाल जी ने भी कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए मोदी जी बहुत लोगों तक पहुंच गए। तो टेक्नोलॉजी का खतरा भी होता है, फायदे भी होते हैं। आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी से अगर हमने कुछ गलत किया होता तो आपने उसको उजागर क्यों नहीं कर दिया? हमने अच्छा किया तो हम लोगों तक पहुंचे। और टेक्नोलॉजी का जो फायदा है वो ये है कि आप देखिए आधार कार्ड, इसके पहले जो गरीबों का राशन था, आप भी इस बात को जानते हैं कि वो बांग्लादेश और नेपाल जाता था। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसका प्रयास किया? क्या बसपा की सरकार ने प्रयास किया? लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको आधार लिंक किया कि जिसका हक है उसको मिले। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। जो सीधे पैसा आरटीजीएस होकर लोगों के अकाउंट में पहुंचे, किसानों के, ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। तो आपकी जब नीयत अच्छी होगी तो लोग आप पे विश्वास करेंगे। मेरा बस आपसे निवेदन है कि इस जनादेश को स्वीकार कीजिए, इसको झांसा, इसको झूठ आज के दिन पे मत कहिए, आज इस तरह की राजनीति मत कीजिए, कल से हमले बोलिएगा। आपका स्वागत है, हम तो सकारात्मक विपक्ष का स्वागत करने के लिए बैठे हैं, और हम आपसे भी विनम्रता से कहते हैं कि आपकी भी मदद की जरूरत है, आपके भी सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है, जहां आपको लगता है कि आप सहयोग दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। बिल्कुल सलभ जी, अंशु जी आपसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं, हमारे साथी सहयोगी विजय श्रीवास्तव मौजूद हैं, उनके पास कुछ जानकारियां हैं, आंकड़े हैं, देखते हैं क्या कुछ है उनके पास। विजय। धन्यवाद आशुतोष। लोकसभा 2019 का आज का 23 मई का दिन जो है, जिसमें परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, और अधिकतर जो परिणाम है वो बीजेपी यानी एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। क्या क्या नतीजे हैं आपको सबसे पहले बताते हैं। इस समय आंकड़े जो बता रहे हैं, ये देखिए, गोरखपुर से रवि किशन जो है वो जीत चुके हैं। गोरखपुर सीट से रवि किशन ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। यह पहला आंकड़ा जो है, जो इस समय का है कि रवि किशन ने गोरखपुर से जीत हासिल की। और दूसरा अगर बात करें तो बहराइच सीट की बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि अक्षयवर लाल ने यहां से जीत हासिल की है। यह भी सीट जो है वो बीजेपी के खाते में गई है इस समय, यानी कि 2 प्रत्याशियों ने बीजेपी की सीट पर जीत हासिल की है। और तीसरी अगर सीट की बात की जाए तो रॉबर्ट्सगंज की वो सीट है जिस पर अपना दल के पकौड़ी लाल ने जीत हासिल की है। यानी कि कुल मिलाकर 3 सीटों की अगर बात की जाए तो तीनों सीटों पर इस समय प्रत्याशी जीत चुके हैं। 2 पर बीजेपी और 1 पर अपना दल, यानी कि ये तीनों सीटें बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। आशुतोष। धन्यवाद विजय, जो आपने जानकारी दी। और अब जिस तरह से रुझान सुबह से लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे थे, उन रुझानों में अब लगातार जो है परिणामों में परिवर्तित हो रहे हैं। और वर्तमान जो टैली है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 22, कांग्रेस पार्टी को 11 और अन्य को 1 सीट, जितने परिणाम घोषित हुए हैं 34 सीटों के, उसमें स्थिति यह है। जी अंशु जी। नहीं, बिल्कुल आशुतोष जी, मैंने पहले ओपनिंग में भी कहा, फिर से कहता हूं कि जनता का जनादेश स्वीकार है। जी 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 अंशु जी। जनता ने जो जिम्मेदारी हमको दी है कि विपक्ष में रहना है, तो बिल्कुल हम विपक्ष में रह के 5 साल बखूबी उसे निभाएंगे। जनता के मुद्दों पर पिछले 5 सालों में भी बात की है जी, और वही काम फिर से करना है तो निश्चित तौर से करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल अंशु जी। एक बार फिर हम अपने सहयोगी विजय श्रीवास्तव के पास चलते हैं। अभी कुछ उनके पास और भी आंकड़े हैं, जानकारियां हैं, जिन्हें हम उनके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते हैं। जी विजय।
आशुतोष, 3 सीटों की बात तो हमने कर दी थी जिन पर जीत हासिल की थी, और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2019 में जो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति बन रही है पूरी तरह से वो क्या है। ये देखिए साफ साफ ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी प्लस का, ये लंबा सा जो आंकड़ा है यहां पर 73 सीटों के साथ विजयी घोषित होती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की प्लस सीटें। और साथ ही कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 सीट जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा गठबंधन की अगर बात करें तो यह भी गठबंधन जो है इसका भी ग्राफ थोड़ा सा नीचे है, 16 सीटों पर यह बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। और अन्य की अगर बात करें तो उसके खाते में कोई भी जो है वो सीट नजर नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी प्लस की बात करें तो यहां पर ये ग्राफ देख रहे हैं 63 सीटें जो है वो उसके खाते में जाती नजर आ रही हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा सा ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का यहां पर बन रहा है और उसके साथ की जो पार्टियां हैं उनकी बीच की बात कर रहा हूं मैं। और अगर 63 राष्ट्रीय की बात करूं मैं तो राष्ट्रीय में भी भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों पर इस समय पूरी तरह से बढ़त बनाए हुए है। कुछ के नतीजे आ चुके हैं और इनके बाद अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी 88 सीटों पर जो है वो जीत हासिल कर रही है। और गठबंधन की अगर बात करें हम तो गठबंधन जो है वो 17 सीटों पर यहां पर नजर आ रहा है। आपको सामने दिख रहा होगा यह आंकड़ा जो दिख रहा है थोड़ा छोटा सा आंकड़ा है जो सामने नजर आ रहा है। और अन्य सीटों की अगर बात करें तो वो 87 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। और एक बार फिर से अगर इन राष्ट्रीय सीटों में बात करूं, आंकड़ों की बात करूं तो भाजपा प्लस यानी भाजपा के साथ की और जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके साथ का टोटल जो आंकड़ा है वो 350 का इस ग्राफ के जरिए आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो आशुतोष ये जो बिल्कुल धन्यवाद विजय आपका बहुत बहुत। ये हमारी तमाम सारी जानकारियां थी, टैली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा है कि चौकीदार की भावना से देश को आगे तक सेवा देनी है और उसी भावना के साथ उसको और तेज बढ़ाते हुए काम करना है। विजय जी, चौकीदार शब्द जो है काफी प्रचलित हुआ, काफी कुछ इसको लेकर के बहस हुई। देखिए चुनाव में 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पे बहुत नकारात्मक हमले किए थे और खामियाजा ये हुआ कांग्रेस मजबूत हो गई, बीजेपी हार गई जी। जब आप किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा, राजनीति में ये जरूर होता है कि किसी पर बहुत ज्यादा हमले आप करते हैं और उसे बेचारगी की स्थिति में आप लाते हुए नजर आते हैं तो जनता उसके साथ खड़ी हो जाती है। देखिए एक प्रत्याशी है घोसी से अतुल राय जी, उनपे रेप का केस था, वो भागे हुए घूम रहे थे और जनता ने वोट उनको दिया है जी। क्यों? क्योंकि जनता को वो कन्विंस कर रहे थे कि हमारे ऊपर फर्जी मामले फंसाए गए हैं जी। तो इस तरीके की स्थितियां होती हैं और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री पर चूंकि इतने ज्यादा हमले किए न सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष ने बल्कि इंटायर विपक्ष के सभी नेताओं ने, और सबसे किसी व्यक्ति को अगर सबसे गलत ठहराना हो तो उसे आप चोर कह दीजिए, तो शायद जनता ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि प्रधानमंत्री को, इस देश के प्रधानमंत्री को कुर्सी पर रहते हुए जबकि कोई सीधा आरोप ना हो। जी बिल्कुल। सलभ जी, 350 के आंकड़े को बीच बीच में रुझान जो है 350 तक आपको ले जाते हैं। हमें लगता है कि जब 350 पर आंकड़ा पहुंचता है तो आपको खुशी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम तो एनडीए की जो स्थिति है बिल्कुल हम तो इस बात की अपेक्षा ही कर रहे थे और इस बात को लेकर हम सब प्रयासरत भी थे क्योंकि देखिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। 2014 में लोगों ने मोदी जी के नाम पर वोट दिया था। मोदी जी को लोगों ने सुना था कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी सुनके उनकी जो प्रसिद्धि थी उसके नाम पर वोट दिया था। 2019 का जो चुनाव था वो हमारे लिए एक तरह की परीक्षा थी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने दिन रात काम किया। अभी हमारे अंशु भाई नहीं स्वीकार करेंगे लेकिन मुझे एक दृश्य याद आता है कि जब अब चूंकि चुनाव भी बीत चुका, हम इसका जिक्र कर सकते हैं कि जब ये हमारे जो पायलट थे, जाबाज पायलट अभिनंदन, जब वो पाकिस्तान में जब वो गिरफ्त में आ गए थे तो मुझे वो दृश्य याद आता है कि इमरान खान ने अपनी पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा कि वो लगातार सुबह से श्री नरेंद्र मोदी जी से बात करने का प्रयास कर रहे हैं और मोदी जी फोन पर नहीं आ रहे हैं। ये दृश्य मुझे लगता है सबने देखा होगा। तो भारत की ये ताकत लोगों ने महसूस की कि हमारा एक जाबाज पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है और उसके बावजूद आज भारत नहीं घुटने पे बल पे आ रहा है कि भाई अमेरिका से गुहार लगा रहा हो या चाइना से गुहार लगा रहा हो कि साहब हमारे पायलट को छुड़वा दीजिए। उल्टे पाकिस्तान फोन कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फोन पर बात करने को तैयार नहीं है। ये बात कहीं से कोई लीक करके खबर नहीं आई। प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के थे इमरान खान, उन्होंने
बाकायदे वहां पर पार्लियामेंट के अंदर कहा इमरान खान ने कि भाई हम तो मोदी साहब से बात करना चाह रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे। तो देश के गांव गरीब लोगों के कल्याण के जो किसानों के कल्याण का तो काम हुआ ही, साथ में भारतीय हम पहली बार पहले हम भारतीय हैं, इस बात को लेकर भी लोगों में गर्व की अनुभूति हुई कि हम किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी क्षेत्र से आते हो, किसी भी संप्रदाय से आते हो, लेकिन पहले हम भारतीय हैं। सलभ जी, आपके एक विजयी उम्मीदवार गोरखपुर से रवि किशन जी, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे देश की जीत भी हम पहले से कह रहे थे कि ऐतिहासिक तरीके से मोदी जी एक बार फिर सरकार बनाने जाएंगे, जहां पर लोगों को लगता था कि मैं ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हूं, लेकिन हमको पता है क्योंकि हम ज़मीनी घूम रहे थे और जो आदमी मेहनत कर रहा था, जो आदमी गांव-गांव और सड़कों पे और शहरों में घूम रहा है, उसको ज़्यादा पता है। हम इतने सालों से यहाँ रहते हैं और मैं इसी लड़का हूँ, तो हमको पता था कि मोदी जी को पूरा देश लाना चाह रहा है। और विरोधी एक सबसे अच्छी बात ये हुई, धन्यवाद दूंगा मैं भगवान का, हर हर महादेव, कि जात पात की राजनीति मोदी जी ने ध्वस्त कर दी, योगी जी ने ध्वस्त कर दी, खत्म कर दिया जात पात की राजनीति को। अब देश मेरा बढ़ेगा। यही मैं चाहता था कि इस देश से ये जात पात की राजनीति निकले और वो निकल गई। और इससे ज्यादा खुशी अब मुझे कुछ नहीं है कि अब देश सोचेगा, अब देश बढ़ेगा। बिल्कुल सलभ जी, उन सीटों में गोरखपुर सीट शामिल थी जिस पर निगाहें सबकी थी। अमित जी, रवि किशन ने कहा कि अब जात पात की भावना खत्म हो गई, कैसा लगता है आपको? निश्चित तौर पे एक शुरुआत तो कही जा सकती है इस चुनाव के बाद से, इवन 2014 के चुनाव के बाद से, कि यूपी और बिहार जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे कि जात की राजनीति होती है, क्षेत्रीय दल बहुत हावी रहते हैं, उस शायद जातिगत राजनीति से प्रदेश के लोगों को अब उभरने का काम शुरू कर दिया है। कहने का मतलब है कि जातिवादी राजनीति से अब वो बाहर निकल रहे हैं। ये एक अच्छा संदेश है, एक अच्छी शुरुआत है और मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा नए भारत में ऐसा एक समय आएगा जब लोग विकास को चुनेंगे, ना कि जाति को, ना कि धर्म को। अभी हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंशु जी इससे कितना सहमत है, लेकिन उससे पहले चलते हैं बस्ती, जहां अमित कुमार सिंह हमारे संवाददाता मौजूद है। अमित जी, लगभग 7 बजने वाले हैं, मतगणना का काम कहाँ तक पहुँचा है? लगभग पूरा होने की ओर होगा, क्या कुछ है आपके पास सूचना? जी, इस समय जो है मतगणना यहाँ पूर्ण हो चुका है, लेकिन क्योंकि वीवीपैट की गणना नहीं हो पाई है, इस कारण अभी जो है आधिकारिक घोषणा नहीं की जा रही है। लेकिन यहाँ भाजपा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी करीब 41,000 मतों से अभी फिलहाल आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आप निगाह बनाए रखें, परिणाम की जानकारी हमें देंगे। यहाँ पर 41,000 मतों से हरीश द्विवेदी, थोड़ा हमें लगता है कि कठिन लड़ाई रही होगी, लेकिन देखिए बहुत अच्छी बात है जी। जो बात अभी अमित जी कह रहे थे, जिस बात का जिक्र रवि किशन ने किया, हम लोग भी ये बात कह रहे थे कि आप अगर कास्ट अर्थमेटिक पे देखेंगे तो बहुत से सियासी जानकार ये कह रहे थे कि भाई फला सीट फंसी है, ये सीट फंसी है, कास्ट अर्थमेटिक। लेकिन निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता इस बात के लिए साधुवाद की पात्र है कि जाति धर्म से उठकर लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो जाति धर्म से उठकर वोट देंगे। और आप देखिए पड़ोस का जो राज्य है बिहार, वहां पर क्या स्थिति हो रही है। जिन्होंने नकारात्मक राजनीति की, जिन्होंने बांटने की राजनीति की, जिन्होंने एक राजतंत्र की राजनीति करने का प्रयास किया, उन सभी को जनता ने इस बार जवाब दिया है और इसलिए प्रदेश की जनता को हृदय से साधुवाद है। अंशु जी, जातीय जकड़न टूटी, कितना सहमत है इससे? नहीं, बिल्कुल, हम तो कांग्रेस पार्टी कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती जी। और जब से जाति और धर्म की राजनीति शुरू हुई तब से कांग्रेस नहीं बढ़ पाई। नहीं, बिल्कुल। और ये इस बात से मैं सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में जातिवादी पार्टियों ने गठबंधन किया था, जनता ने उनको सबक दिया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनाव है जी। लोग राष्ट्रीय पार्टी को चुनना चाहते हैं। ये भावना अगर प्रदेश की जनता में है तो निश्चित तौर से इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में इसमें कोई दो राय नहीं, जाति और धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी न जाति की राजनीति की है, न धर्म की राजनीति की है, न हम आगे करेंगे। और ये गांधी का विचार भी नहीं, क्योंकि हमारा जो शांति और संबंध और सबको समाजवाद जो असली है कि सभी को समान भाव से देखिए, सभी के साथ समान व्यवहार करिए, तो निश्चित तौर से जाति और धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर हम सहमत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। विजय जी, बतौर पत्रकार हम जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या कुछ सूचना है कि जहां बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम आया हो और बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा हो,
और उसके उलट परिणाम आ गया हो, जिन सीटों की हम चर्चा कर चुके हैं। नहीं, जैसे उसके अलावा हाँ देखिए, अमेठी तो है ही है, इसके अलावा आप देखिए कन्नौज बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए बस्ती भी कोई बहुत अच्छी सीट नहीं थी बीजेपी के लिए, संत कबीर नगर बीजेपी के लिए बहुत अच्छी सीट नहीं मानी जा रही थी। बहराइच सावित्रीबाई फुले में जो सिटिंग एमपी थी, उन्होंने विद्रोह किया और लगा कि पूरी क्रांति कर देंगी, वहां पे बीजेपी वापस आ रही है। अभी ताजा हमको जानकारी मिल रही है कि मछली शहर में हारते हारते बीजेपी अब बढ़त की तरफ जा रही है। एक और सीट है उन्नाव। उन्नाव तो अब बिल्कुल और कितना मतों का अंतर है जीत में, जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हाँ नहीं, उतना तो नहीं है, उसके आधे के बराबर है। लेकिन अनु टंडन को कांग्रेस का सबसे मजबूत प्रत्याशी माना जाता था और हर आदमी ये सोचता था कि अनु टंडन चुनाव जीतेंगी। देखिए राजनीति का जो फार्मूला है, उस फार्मूले में अनु टंडन की पॉलिटिक्स बिल्कुल सुटेबल थी और ये लग रहा था कि जीतेंगे। क्योंकि लोगों को पर्सनल हेल्प करती थी। लेकिन उन्नाव की जनता ने पर्सनल हेल्प के ऊपर जो सरकार की योजनाओं की जो मदद है उसको तरजीह दे दी और ये तरजीह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बात और कहूंगा, देखिए जाति को खारिज तो किया, लेकिन कहीं कहीं जाति का समीकरण जो है अभी उत्प्रेरक का काम कर रहा है। जैसे जिस निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद हैं और संत कबीर नगर से चुनाव अभी घोषणा शायद नहीं हुई है, लेकिन जीतने की स्थिति में है, बीजेपी के साथ उनका संबंध बना। उसके बाद से निषाद समुदाय का वोट थोड़ा बहुत जो टूटता था भारतीय जनता पार्टी से, वो इंटैक्ट हुआ। उसका असर तमाम सीटों पर जहां भी निषाद समुदाय के लोग थे उसका असर पड़ा है वहां पे। अब इसको आप कह दीजिए कि वो अपनी जाति की आइडेंटिटी की तलाश में थे और उन्हें लगा कि यहाँ पे आके हमारी बात बन जाएगी और उन्होंने तो वहां उन्नाव में भी इसका असर पड़ा है। दूसरा, वहां गठबंधन का प्रत्याशी जो गया, उस प्रत्याशी ने अनु टंडन के हार की भूमिका तैयार कर दी। तो उन्नाव की सीट पे लेकिन जो मार्जिन है और दोनों को जोड़ लीजिए तो भी उससे ज्यादा है। तो साक्षी महाराज वहां एक प्रतीक बन गए, चूंकि वो खुद भी पिछड़े वर्ग से हैं, एक प्रतीक बन गए और वहां पे उनकी जीत हो गई। ये अपने आप में उन्नाव का रिजल्ट आने के पहले लोगों को संकेत में मिल गया था। लेकिन कानपुर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां शिव प्रकाश जायसवाल का गजब का उनका दबदबा माना जाता था। ये माना गया भाई सदैव पचौरी जी भाजपा के मंत्री हैं और लड़ेंगे और हार जाएंगे, लेकिन वहां सदैव पचौरी जीत गए। और हम जब कानपुर गए थे तो मुझे इस बात के संकेत लग रहे थे कि लोगों में ये बात है कि भाई भाजपा को जिता दिया जाए। क्योंकि उनको फ्लाईओवर चाहिए, क्योंकि उनको कानपुर के ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है जो नहीं होने। इसके बावजूद बीजेपी जीती कि वहां की टेंडरियां 6 महीने से बंद हैं। चमड़े के कारखाने बंद होने पे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, वहां रोजगार की संकट खड़ा हो रहा है। यही तो विजय जी प्रश्न है कि नोट बंद हो जाए तब भी भाजपा जीतेगी, जीएसटी लग जाए तब भी भाजपा जीतेगी, टेंडर बंद करवाएंगे तब भी भाजपा जीतेगी। क्या सलाह, उसके पीछे कारण देखिए, उत्तर प्रदेश में विजय जी इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। एक विभाग है पोल्यूशन कंट्रोल विभाग। तो टेंडरियां बंद इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकारों में होती थी, लेकिन तब टेंडरी बंद होने के पीछे मकसद क्या होता था, विजय जी को भी पता है, पूरे प्रदेश को पता है कि टेंडरी बंद होती थी, रकम पहुंचती थी बड़े बड़े मंत्रियों के यहाँ, मुख्यमंत्री के दरवाजे, इसीलिए बंद की जाती थी। इसलिए बंद की जाती थी। इस बार टेंडरी क्यों बंद की गई? इस बार टेंडरी इसलिए बंद की गई कि कुंभ का आयोजन था, गंगा की सफाई का काम था और बहुत एनजीटी का आदेश भी था और एनजीटी का आदेश था। बहुत सी टेंडरीज ने वो उनको फॉलो नहीं किया, जो नियम होने चाहिए उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, अगर आपने नियम फॉलो नहीं किया और एनजीटी का आदेश है तो टेंडरी बंद करेंगे। ईमानदारी उसके पीछे एक मंशा थी और जनता ने इस बात को महसूस किया। आप भले किसी वजह से हो सकता है कुछ लोगों को रोजगार में दिक्कत आई हो, पर जिनको दिक्कत आई उन्होंने भी महसूस किया कि पहली बार उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ईमानदारी की नीयत के साथ टेंडरी बंद की है। इसके पहले जो लोग थे मुख्यमंत्री थे वो पैसे के लिए बंद करते थे। तो ये एक जो विश्वास पनपा, प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी लागू किया तो बहुत आलोचना की हमारे विरोधी पक्ष के साथियों ने, लेकिन लोगों ने महसूस किया। और खासतौर पर मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो छोटे छोटे कारोबारी हैं कि उनको कुछ समय के लिए दिक्कत आई, पर उन्होंने इस बात को महसूस किया कि नहीं, ये देश की समृद्धि के लिए और उनकी खुद की समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। नोटबंदी हुई, हमारे साथी पूछे थे क्या हुआ, साहब 35,000 के करीब जो फर्जी कंपनियां थी वो बंद हो गई। कैसे बंद हो गई? नोटबंदी के बाद बंद हो गई। तमाम जो लोग हैं जिन्होंने पैसे जनधन खातों के जरिए और अपने ड्राइवर के जरिए, अपने नौकर के जरिए पैसे जमा कराए, वो लोग ट्रैप हुए, वो पकड़े गए। लगातार तमाम नाम लूंगा तो आप कहीं राजनीति कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जो है ईडी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? नोटबंदी के चलते हुआ। तो देश की जनता ने महसूस किया कि हमारा प्रधानमंत्री ईमानदार है और प्रधानमंत्री जो फैसला ले रहे हैं वो देश के हित में ले रहे हैं। और इसलिए विश्वास के चलते थोड़ी बहुत जो असुविधा हुई भी नोटबंदी में, हो सकता है लाइन में लोग लगे, थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उसके पीछे लोगों ने समझा कि नहीं, मकसद बहुत। हरकेश आपको रोकेंगे, हरकेश कुछ बता रहे हैं वाराणसी से, हम देखते हैं कि क्या कुछ बता रहे हैं कि वाराणसी के माहौल के बारे में।
महत्व है यहाँ पे। जैसे एक नारा लगता है, भैया चुनर मुनरिया जय हो, भैया जीती जय हाँ जय हो, भैया मोदी भैया जय हो। बनारस का अपना एक अंदाज है और इस समय जो नारा लग रहा है वो ये है, राज तिलक की करो तैयारी। जो आप कह रही हैं कि पलक पावड़े बिछा के, और कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं जो अभी यहाँ पे नृत्य कर रही थी। मैंने, चूंकि आप वहाँ पे हैं तो मैंने कहा इन लोगों से बात करें, किस तरह का आप लोगों को महसूस हो रहा है? हम लोगों को आज बहुत 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 खुशी का महसूस हो रहा है कि आज हमारे मोदी, प्रधानमंत्री मोदी फिर से वापस आ गए। और मेरी यही कामना है कि ये इस साल नहीं, निरंतर अगले जितने भी 5 वर्ष रहेंगे ताउम्र जो है हमारे ही मोदी आए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मेरे घर मोदी। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्षोल्लास। पूरे ये एक हिंदुत्व की जीत है और पूरे दुनिया में हम लोगों को बहुत खुशी है यहाँ मोदी, क्योंकि आज तक जितना मोदी जी ने यहाँ बनारस के लिए किया, उतना आज तक मैंने कभी रोड हो, गंगा जी हो या सड़कें हो, किसी ने नहीं किया है। हम लोग यही चाहते हैं कि आगे भी मोदी रहें और आगे देश के विकास के लिए, हमारे लिए, सबके लिए मोदी रहें, क्योंकि इतना इन्होंने कभी नहीं किया है जितना मोदी ने किया, उतना किसी ने नहीं किया है। नीलम, मैं आपको बताऊं कि ये जो महिलाएं हैं, जिस नारी शक्ति की बात करते हैं प्रधानमंत्री, वो आपको वाराणसी में दिखाई दे रहा है। ये नारी जो महिलाएं हैं, जब से शुरू हुआ काउंटिंग और लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि हर राउंड में बढ़त ले रहे हैं प्रधानमंत्री, गुलाबबाग में यहाँ काशी क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जहाँ पे ढेर सारी महिलाएं इकट्ठी हुई और अपनी स्कूटी पे, अपनी कार पे माहौल को दिखाया, वाराणसी की जनता का जो भाव है उसको आपने दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। सलभ जी, जिस तरह से विजय जी, जिस तरह से उल्लास दिखाई दे रहा है वाराणसी की सड़कों पर, निश्चित रूप से वाराणसी के लोग प्रसन्न होंगे कि 5 साल के लिए उन्हें एक बार फिर प्रधानमंत्री मिल गया है। एक बात मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। बिल्कुल, विजय जी ने कहा कि 11 सीटें ऐसी थी कि जिन पर सपा बसपा कांग्रेस मिलकर लड़े। मुझे तो प्रियंका जी का वो स्टेटमेंट याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम तो जो है कुछ ऐसे कैंडिडेट खड़े किए हैं जो वोट काट रहे हैं हमारा जी। बहुत सी ऐसी सीटें थी, अगर आप उठाकर जोड़िएगा, आज तो नतीजे आपके सामने आ चुके हैं जी। सपा बसपा गठबंधन को जितने वोट मिले हैं उसमें आप कांग्रेस का वोट भी ऐड कर दीजिए तो भी आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जितने वोट पा रही है उनसे बहुत पीछे है। और मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बात कही थी, जब गठबंधन को लेकर ये बात कही जा रही थी कि एक दशक में गठबंधन हुआ था कि मिले मुलायम, काशीराम और क्या क्या जो उसको नारा दिया गया था, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस दिन ये कहा था कि नहीं ठीक है, आप डर दिखा रहे हो तो चलो इस पर भी तैयार होते हैं और हम 51% का वोट शेयर लेके आएंगे। मुझे लगता है कि अभी आंकड़े आने में वक्त लगेगा, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है बहुत सी सीटों पे इंडिविजुअल देखने में कि 55%, 56% वोट अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि आप जो वोट ट्रांसफर की ठेकेदारी लेकर घूमते थे कुछ नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ नेताओं को बड़ा गुमान था कि साहब हम वोट ट्रांसफर करा देते हैं, फला का वोट इनको ट्रांसफर करा देते हैं। जनता ने वो वोटों के ट्रांसफर की ठेकेदारी भी उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दी है और 55% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को अकेले देके अगर आप सपा बसपा कांग्रेस के वोट जोड़ भी लेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर जीत रही है। बिल्कुल सलभ, उन्नाव की हम लोग बात कर रहे थे। मनीष चंद्रा हमारे साथ उन्नाव से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, हमें लगता है कि वहाँ उन्नाव में परिणाम आ चुके होंगे, क्या कुछ परिणाम रहा और कैसा है माहौल वहाँ पर? बिल्कुल आशुतोष जी, मैं आपको बताता महाराज ने अपना 2014 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सभी प्रत्याशियों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने भारी मतों से विजयी है। इस प्रकार उन्होंने 4,09,55 मतों से बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज ने जीत दर्ज कराई है और अपनी के बाद वो मतगणना केंद्र पर पहुंचे और उसके बाद में उन्होंने अपना खुशी से वी का साइन बनाते हुए हाथ लहराया। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र पांडे जी ने उन्होंने अपने जीत का प्रमाण किया। दूसरे नंबर पर रहे हैं गठबंधन प्रत्याशी अरुण शंकर शुक्ला और जिन्होंने 3,25,551 मत बनाया और तीसरे बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस जानकारी के लिए। कमोवेश कहें सलभ जी तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी ये भरोसा नहीं था कि साक्षी महाराज दोबारा पार्टी को जिता पाएंगे और टिकट मिलने के ठीक पहले उन्होंने थोड़ी अप्रसन्नता भी जाहिर की थी, लेकिन बाद में टिकट मिला और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीट हम जीत करके आएंगे। एक बात और मैं आपसे कहूंगा जी, भरोसा तो था, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में और दलों में फर्क भी है। हमारे यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता जी, हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है और इसीलिए आप बहुत सी जगहों पर देखेंगे कि लास्ट चरण के जहाँ पर चुनाव होने थे वहाँ पर उम्मीदवार के नाम भले घोषित ना हुए हो पर हमारे कार्यकर्ता कमल निशान को बीच में रख के और चुनाव की तैयारी कर रहे थे।
आप अगर पता करेंगे, विजय जी भी आपको बताएंगे कि बहुत सी जगहों पे कार्यालय खुल गए थे, भले प्रत्याशी हमारे अभी घोषित हुए न हो, और वो कहते थे कि नहीं हमारा कमल निशान और मोदी जी हमारे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ये ताकत है कि हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, संगठन चुनाव लड़ता है। बिल्कुल विजय जी हम आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं दिलशाद के पास जो मौजूद हैं इस वक्त लखनऊ में, और क्या कुछ माहौल है थोड़ा उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। दिलशाद, क्या कुछ है आपके इर्द गिर्द और किस तरह का माहौल है? आशुतोष, आप तो स्टूडियो में बैठे हैं, जाहिर सी बात है स्टूडियो आपका काफी ठंडा होगा, लेकिन यहाँ सड़कों पर दिन भर बहुत गर्मी रही, लेकिन अब सूर्य अस्त हो रहा है। भले ही सूर्य अस्त हो रहा हो, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया सूरज निकल रहा है। इस वक्त सूर्य अस्त का वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया सूरज उदय हो रहा है, और ये जो नया सूर्य उदय हो रहा है इसको देखने के और गवाह बनने के सड़कों पे तमाम लोग मौजूद हैं, जो गवाह बन रहे हैं, देख रहे हैं। और दूरदर्शन उत्तर प्रदेश ने अपने कार्यालय के बाहर बड़ी स्क्रीन लगा रखी है, जिसपे लगातार परिणाम दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। लोग उत्सुकता के साथ आ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद की थी, आखिर उसका क्या हुआ। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। आइए आप सबसे पहले हम बात कराते हैं, कहाँ से आप हैं? मैं झांसी से डॉक्टर अंशुमन तिवारी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अंशुमन तिवारी। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जीत आप देख रहे हैं, क्या आपको इसका कुछ बारे में कुछ जानकारी है कि जो भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रही है, और भारत को फिर से एक मजबूत और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छी सोच वाले प्रधानमंत्री मिले हैं। हमारा सौभाग्य है कि इतने मजबूत प्रधानमंत्री और इतनी अच्छी इच्छा शक्ति वाले, और सबका विकास जिनका और सबका वो है। हाँ। तो बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात पूरे देश को हम शुभकामनाएं देंगे। हाँ। इस जीत पर, प्रधानमंत्री जी की जीत पर। आपके साथ में आपके क्या परिवार भी है, बच्चे भी हैं? ये हमारी बेटिया अनुष्का है, ये बेटे कार्तिक। बेटा, आप जानते हैं कि आप मोदी जी का नाम जानते हैं? हाँ। आपने सुना है? हाँ सुना। कौन है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री दोबारा से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ। इस बात की खुशी आपको है? आप इनकी मदर हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या लगता है आपको कि आप खुद एक महिला हैं, क्या महिलाओं के लिए कुछ ऐसे मुद्दे थे इस बार? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा जी। इसके अलावा और क्या कहें, हम चाहते थे। हाँ। और वही हुआ है, और मेरे ख्याल से सारा देश चाहता था कि हमें पीएम मोदी जी मिले। नहीं, आप चूंकि आप महिला हैं और राजधानी लखनऊ में आप खड़ी हैं, लेकिन आप खुद झांसी से हैं, इसलिए आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि झांसी से तो झांसी की रानी भी निकली है। आखिर महिलाओं के अंदर ऐसा क्या कुछ था उत्साह, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी मोदी जी को जिताने में दी है, क्या उत्साह था उनको? एक्चुअली उनके अंदर लग रहा है कि इक्वलिटी वाला माहौल आ रहा है, ठीक है, और एक बेफिक्री, थोड़ा मतलब बहुत अच्छा माहौल है अभी जो है देश में, बहुत अच्छा माहौल है, वो ड्यू टू पीएम। मतलब इनके कहने का मतलब है देश का माहौल अच्छा है। देखिए, ये बात समझने की आशुतोष आप भी लगातार चर्चा कर रहे होंगे अपने स्टूडियो में, माहौल की सारी बात है कि माहौल क्या है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आपको लगता है कि इन 5 सालों में जो 5 साल बीत गए, देश के माहौल में कोई बदलाव आया था? नहीं, पहले माहौल खराब था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई हुई है बड़ा ही अच्छा माहौल है, और जैसा उन्होंने अपना मुद्दा बनाया था सबका साथ सबका विकास, वैसे ही सभी एकजुट होकर मोदी जी को सपोर्ट किए हैं, और आज इस लेवल पे पहुंचा है। सभी एकजुट होकर वोट किए। देखिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं। आपको लगता है कि सभी जातियों ने, जातिवाद का, हमारे स्टूडियो में जो लगातार पैनलिस्ट आ रहे हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि जातिवाद का इस बार बंधन टूट गए और लोगों ने ऊपर बिल्कुल सभी जातियों ने मिल के वोट दिया है। ये पूरी देश की जीत है। पूरा देश जिस तरह आगे बढ़ रहा है और आगे आने वाले 5 साल में और तरक्की करेगा, और मोदी जी जैसे अगर प्रधानमंत्री रहेंगे तो तेजी से विकास। आप में से कोई लखनऊ से है जो लखनऊ का रहने वाला हो? लखनऊ से राजनाथ सिंह आपके गृह मंत्री, आप आइए। आप लखनऊ से, आपके सांसद जो हैं, ये थे हमारे गृह मंत्री, वो बहुत बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है। क्या कहना चाहेंगे? हम उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे और लखनऊ को और अधिक विकास के रास्ते पर ले जाएं, हम यही आशा करते हैं राजनाथ सिंह जी से। तो जैसा आप देख पा रहे हैं आशुतोष कि लगातार यहाँ लोगों में उत्साह है, और लोग ये लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो देश का माहौल बदला, उस बदले हुए माहौल में सब लोगों ने जाति के बंधन से ऊपर, जो बात आप स्टूडियो में कह रहे हैं, एक्सपर्ट से कहला रहे हैं, वो यहाँ सड़क पर आम जनता, आम जनमानस, महिलाएं, बच्चे और सब बुजुर्ग, सभी लोग यही बात कह रहे हैं। आशुतोष, बिल्कुल दिलशाद, एक बार जो आपने एलईडी स्क्रीन अपनी लगाई है, हम चाहेंगे दर्शकों के साथ जो है उसको जोड़ा जाए, और आप अपने कैमरामैन से कहें अगर पैन कर सकें तो।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम दिखाना चाहेंगे, अगर हम अपने कैमरामैन से कहें कि वो स्क्रीन जरा दिखाएं जिस पर जो है हम लगातार रुझान और नतीजे दिखा रहे हैं सुबह से, अगर आप देख पा रहे हो टीवी स्क्रीन पे, क्योंकि इसको देखने के लिए लोग बड़े उत्सुक हैं और लगातार देख रहे हैं कि क्या चल रहा है और जो नतीजे आ रहे हैं। अब तक टैली है 351 जो टैली है वो लगातार बदलती भी रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ में ये है कि वो अभी तक दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। वो दहाई के आंकड़े के अंदर ही रुझान सिमटते जा रहे हैं। 320 आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है और ये आशुतोष आपकी हम जो आप लोगों ने लगा रखी है। बिल्कुल दिलशाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और हम चलते हैं सीधे नीतीश कुमार कुछ आज की इस जीत पर कह रहे हैं, आइए सीधे चलते हैं उनके पास, सुनते हैं कि लोगों की क्या भावना, ये लोगों को समझ लेना चाहिए। जिस तरह से इस चुनाव के दौरान और चुनाव के पूर्व जिस ढंग का अभियान चला करके एक कटुता का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही थी, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जनता ने नकार दिया। यानी बिहार में प्रेम का और सौहार्द का ही भाव रहेगा और आधे से अधिक लोगों का एक ही जनमत है। तो ऐसी स्थिति में एक स्पष्ट तौर पर बिहार के लोगों ने अपनी भावना प्रकट कर दी है और हम लोगों ने अपनी बात रखी। हम लोगों ने तो चुनाव में जो लोगों से मतदान की अपील की, समर्थन की अपील की, तो इसी आधार पर किया कि केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार ने जो काम किया और पिछले 13 वर्षों से राज्य में हम लोगों ने जो काम किया, उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना मत प्रकट करिए। और हम देख रहे हैं कि जिस ढंग से लोगों ने मतदान करके अपनी भावना को प्रकट किया है, तो इसके लिए ये हम लोगों के लिए और भी इसने जिम्मेवारी बढ़ाई है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। ये थे नीतीश कुमार जो धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे इस परिणाम के प्रति, और साथ ही यह संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया उसका परिणाम है कि सबका साथ सबका विकास को जनता ने पसंद किया। सलभ जी, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार में भी जो महागठबंधन वहाँ पर बना था उसकी भी हालत बहुत पतली हुई है। देखिए, मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगहों पर कुछ लोगों ने समाज को जातियों के खांचे में बांटने का प्रयास किया, नकारात्मक राजनीति करने का प्रयास किया, लगातार इस बात को जोड़ दिया कि साहब इतने बनाम इतने प्रतिशत की लड़ाई है, उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। और जनता ने देखा है कि भाई आप इतने बनाम इतने की लड़ाई करके आते हैं और राज कौन करता है। पिछली बार जो 5 सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती थी, वो 5 लोग कौन थे? 5 परिवार के लोग थे। उनमें से ज्यादातर इस बार चुनाव हार गया, एक केवल मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी शायद निकल रहे हैं। वही हाल बिहार में था कि बिहार में आपको जब आप गरीबों की बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं, और जब लड़ने की बात आती है तो मीसा यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, राबड़ी यादव, पूरा एक परिवार आ जाता है। तो देश की जनता और प्रदेश की जनता ने समझ लिया कि आप बात तो करते हैं गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दलित, पिछड़ों, शोषितों की, और जातियों में बांटने का प्रयास करते हो। जब मलाई काटने की बारी आती है तो परिवार मलाई काटता है। इस बात को जनता ने ये जो राजनीति में ये टर्म था मलाई काटना, उत्तर प्रदेश में देखिए क्यों हर जगह रीजनल पार्टियां मजबूत रही। आमतौर पे देखिए पश्चिम बंगाल हो, टीआरएस हो, वहाँ आंध्रा में हो, लेकिन यूपी में जब पिछली 2 सरकारों का आप जिक्र करिए तो ये उपलब्धि क्या आती है, कौन कितने मंत्रियों ने कितना पैसा कमाया। लखनऊ के बगल की एक सीट पे विजय जी एक बार फिर हम वाराणसी चलते हैं। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर हमसे जुड़ चुके हैं। फिर एक बार वाराणसी की जो शाम है और जो जीत का जश्न है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा जिताने का, जानने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। हरिकेश क्या माहौल है, ताजा अपडेट। देखिए, आपको तो पता ही है कि इतने लंबे मार्जिन से प्रधानमंत्री जीत चुके हैं कि वो अब उसको जो है एक रिकॉर्ड बन गया है यहाँ वाराणसी। हरिकेश थोड़ा कैमरे से आप अलग हटें जिससे कि मैं वह नृत्य भी हमारे दर्शक देख सकें जो भाजपा के कार्यकर्ता खुशी में वहां पर झूम रहे हैं। जी मैं बिल्कुल आशुतोष दिखाऊंगा आपको नृत्य, लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को वोट दिया है, वो लोग बात करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कि इनके सांसद हैं, जिनको इन्होंने वोट किया है, तो ये कुछ कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री के जीतने में? उनको बहुत बधाई देना चाहते हैं, और हमारे चूँकि पड़ोसी हैं और बहुत योग्य व्यक्ति हैं और देश को बहुत अच्छा और दूरदर्शी जो है वो
प्रधानमंत्री बनेगा जो देश को बहुत मजबूत स्थिति में आगे ले जाएगा। ये जो प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय है उसके बगल में ही ये रहते हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि वो हमारे पड़ोसी हैं। और एक आंटी जी हैं, वो भी पड़ोस में ही रहती हैं, वो भी कुछ कहना चाहती हैं। आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? देश को ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि आज हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो रिकॉर्ड जीत के साथ, हमें पूरी उम्मीद है कि जो भारत को हम सोने की चिड़िया कहा करते थे, मोदी जी उस सपने को सच करके दिखाएंगे और विश्व पटल पर भारत का नाम एक बार फिर शीर्ष पर होगा। बहुत बहुत बधाई मोदी जी के साथ ही हम सभी वाराणसी वासियों को। मैं चाहूंगी मोदी जी बिल्कुल हिंदू राज्य बनाएंगे, जिसकी मुझे बहुत आशा है और बहुत सालों से हम हिंदुस्तान। जी बिल्कुल बताएं। बिल्कुल जिस तरीके से आप वहाँ पर माहौल दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से काफ़ी वो दर्शनीय है। मैं आपसे चाह रहा था कि आप वो थोड़ा पीछे का जो माहौल है वह भी हमें अगर दिखा सके तो। जी बिल्कुल। मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये महिलाएं देखिए, जो रंग लगा के ये लोग जो है, जो होली जैसा माहौल यहाँ पे हो गया है। और ये आपको महिलाएं दिखाऊं मैं कि वो नृत्य कर रही हैं। और आपको ये अभी थोड़ा सा नृत्य रुक गया, लगता है कि नृत्य करते करते चूंकि गर्मी का समय है और ये लोग जो है थक गए हैं, थोड़ा पानी पी के चाहते हैं आराम करके फिर से अपने धुन को पा लेंगे। बिल्कुल हरकेश, आप भी हमें गर्मी से परेशान दिखाई दे रहे हैं, आप भी पानी पिए और पानी पी करके जब फिर उत्साह में आएंगे तो हमारे जुड़िएगा हमसे और साथ में काशी का क्या अपडेट है वो भी बताते रहिएगा। विजय लगातार हम देख रहे हैं कि टैली जब 350 के ऊपर 351 तक पहुंचती है, सलभ जी को बड़ी खुशी होती है और सोचते होंगे कि ये टैली जो है लगातार ऐसी ही बनी रहे। 51 बड़ा शुभ नंबर आप जानते हैं ना, 151, 251 और 351 पहुंच रहा है, तो जाहिर तौर पे आप सबको भी बहुत धन्यवाद, आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं, जनता को शुभकामनाएं। बहुत देर से आप चुप बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से जो माहौल है वो चिंतन का है, मनन का है और लोकतंत्र है। चूंकि यहाँ पर जीत और हार दोनों स्वीकार्य होनी चाहिए। आज ये जो परचम है भारतीय जनता पार्टी का, कल कभी आपका था, तो ये उतार चढ़ाव राजनीति जनादेश जनता के हाथ में होता है। बावजूद इसके आप तमाम सारी नीतियों के भारतीय जनता पार्टी के मुखर आलोचक थे। जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी नीतियां ले आई, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के ले आई, चाहे मुद्रा विमुद्रीकरण को लेकर के आई या कि जीएसटी ले आई, सारी चीज़ों का मुखर विरोध किया आपने। और लेकिन जनता ने उसको जो है स्वीकार किया और जनता ने जो है अपना अभिमत उनको दिया। देखिए आशुतोष जी, चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है जी कि चुनाव हर 5 साल पे आते हैं। 2014 तक हमारी सरकार रही, 2004 से 14 तक हमने काम किए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया सरकार, देश की जनता ने। तो निश्चित तौर से इसके बाद हमें पूर्ण विश्वास है कि हम 5 साल में जो हमें कमियां रह गई हैं उनको सुधार करेंगे और काम करेंगे। और जो सरकार है उसके सामने जनता की आवाज़ पूरी दमदारी से, मजबूती से उठाएंगे। और 2024 में जब चुनाव होगा तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमको आशीर्वाद मिलेगा। लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है और जो जनता का जनादेश है वो स्वीकार है, उसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं। सलभ जी कह रहे थे और आज सकारात्मक विपक्ष की चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का दिन है जी, तो आज मैं उन डिबेट में और आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। उसके लिए 5 साल हैं हमारे, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए ये आज का दिन जो है वो चिंतन मनन का है, बिल्कुल, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। इनको खुशी मना लेने दीजिए, फिर इन्होंने जो वादे किए हैं उसको याद दिलाते निश्चित तौर से इनको उसका जवाब हिसाब किताब देना पड़ेगा। उपाध्याय जी देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि राजनीति का जो परंपरागत स्वरूप था वो मोदी और अमित शाह ने बदल दिया है जी। मोदी के भाषणों में जो वैरायटी थी, हर क्षेत्र में जहां वो गए हैं वहां से लोकल कनेक्ट करते हुए उन्होंने भाषण दिए, लोकल जरूरतों के हिसाब से उन्होंने अपने संबोधन जनता को दिए। अमित शाह ने पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को 7 दिन और 24 घंटे बिल्कुल संघर्ष के गति के मोड पे रखा उन्होंने। और मुझे अच्छे से याद है 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश में 325 सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनती है जी। और 22 मार्च या 25 मार्च से पार्टी के संगठन की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं।
मेरा घर भाजपा का घर इनका पहला अभियान था जी। और उसके बाद से इन्होंने नए वोटरों को जोड़ने का कि जो 2001 में पैदा हुए हैं उनको हम अब वोटर बन जाएंगे तो उनको उनके लिए अभियान चलाया जाए, तरह तरह के कार्यक्रमों के साथ ही जनता के बीच जाते रहे जी। और बाकी पार्टियां वो उनको लगता था कि हम गठबंधन विजय करेंगे। जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लिया जाए। फिर एक बार मोदी सरकार को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2019 में सरकार बनाने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनसे ही जानते हैं क्या प्रतिक्रिया है इस भारी भरकम जीत पे आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सर्वोच्च नेता, जन जन के नायक और जिनके नेतृत्व में यह ऐतिहासिक विजय मिली है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपनी ओर से भी संपूर्ण उत्तर प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि उन्होंने गरीबों की पीड़ा को समझा और गरीबों की पीड़ा को समझ करके जो उसे दूर करने का ईमानदारी से प्रयास किया। विपक्ष की तमाम साजिश को जनता ने नाकाम करते हुए फिर एक बार मोदी सरकार, मजबूत सरकार, विकास करने वाली सरकार, देश की सुरक्षा करने वाली सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी के साथ साथ अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, जिनका संगठन की दृष्टि से कुशल नेतृत्व, जिन्हें वर्तमान युग की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, संगठन की दृष्टि से भी चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा मार्गदर्शन किया कि हमारे बूथ तक का कार्यकर्ता अपनी सक्रिय भूमिका को निर्वाह करने का काम किया और यह ऐतिहासिक विजय मिली है। और जो मतदाता है, जो इस पूरे लोकतंत्र का असली मालिक है, उसने माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो उम्मीद की थी 2014 में, वह जब उसे पूरा होता हुआ दिखा है तो 2019 में विश्वास जताते हुए फिर एक बार मोदी सरकार। आपने चुनाव के दौरान तो ये थे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और इसके बाद सीधे हम चलते हैं अपने न्यूज रूम में, जहां पर रामेंद्र हमारे सहयोगी मौजूद हैं। क्या कुछ अपडेट है रामेंद्र आपके पास? बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो पूरा रिजल्ट आया है, ये 60% जो युवा है देश के, ये रिजल्ट उन युवाओं का है जिनकी अपेक्षाएं बड़ी हैं, पहाड़ जैसी ऊंचाइयां लिए हुए अपेक्षाएं हैं, जिनकी जिम्मेदारियां आगे देश के प्रति बड़ी हैं। तो पूरा जो ये माहौल देख रहे हो, जो रिजल्ट भाजपा के पक्ष में देख रहे हो, ये युवाओं का रिजल्ट है। 68% महिलाओं ने वोट किया और वो मैक्सिमम वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है और उन्होंने नरेंद्र मोदी पर विश्वास व्यक्त किया है कि महिलाओं का सम्मान और महिलाओं को काम लायक बनाने के लिए, तमाम रोजगार के अवसर देने के लिए, उनके अधिकार देने के लिए जो नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया है, उसका ये परिणाम है। लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं राजनीति में जिनका जिक्र होगा, जिनकी चर्चा होगी कि मुलायम सिंह की विरासत क्या अखिलेश संभाल पाए हैं या टूट गई हैं परंपराएं? क्या लगता है सर आपको? देखिए, आपने ज़रूर वो संसद का वो दृश्य देखा होगा जब ये आखिरी सत्र चल रहा था और मुलायम सिंह जी ने पूरे बड़प्पन के साथ मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था। वो दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके उनकी भावनाएं थी। मुझे लगता है एक जिम्मेदार देशवासी के रूप में उनकी भावनाएं थी। वो चीज़ मुझे लगता है कि शायद कहीं उसकी कमी अखिलेश जी में रही और जो मुलायम सिंह जी की जो परिपाटी थी उसको वो पकड़ नहीं पाए हैं। बिल्कुल, अगर कहा जाए कि जिस तरीके से अखिलेश ने जो पूरा परिवार तोड़ा और मायावती जी के साथ गठबंधन किया और रिजल्ट उनके सापेक्ष नहीं आया, उनकी अपेक्षाएं थी कि 45 से 50 सीटें गठबंधन जीतेगा। जिस कमज़ोर स्थिति में अखिलेश हैं, क्या मुस्लिम वोट उनके पास आगे रह पाएगा? जिस जो बड़ी ताकत थी समाजवादी पार्टी की, क्या मायावती उनके साथ रहेंगे? तमाम सवाल हैं। लेकिन एक सवाल और भी है कि जयप्रकाश नारायण के नाम पर राजनीति करने वाले, लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने जो परिवारवाद बढ़ाया था उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्या वो समापन की ओर जा रहा है? राजीव जी। बिल्कुल रामेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। मतदाता अब इन चीज़ों को समझ चुका है कि कथनी और करनी का जो फ़र्क है उसको अब वो सहन नहीं करेगा। उसने ये बात दिखाई थी 2014 में भी यही बात दिखाई थी। आप चाहें उस समय का परिदृश्य देखें और भाजपा को जो
और मोदी जी को जो मतदान का जो एकदम से उछाल मिला, एक बहुत सम्मान के साथ उनको वो सत्ता में लेकर के आए, उसके पीछे एक कारण ये भी था। और यही बात जो है 2019 में भी चरितार्थ होती दिख रही है। 2017 में भी आपने ध्यान दिया होगा कि डिमोनेटाइजेशन उस समय हुआ था, विमुद्रीकरण, और उसको लेकर के विपक्ष ने बड़ा हल्ला मचाया था। लेकिन आप देखिए कि उसको भी सकारात्मक रूप से मतदाताओं ने लिया था और 2017 में भाजपा उत्तर प्रदेश में बड़े ही बम्पर तरीके से जीत करके आई थी। बिल्कुल, देश में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। क्या लगता है राजीव जी की जिम्मेदारियां भी उसके साथ बड़ी हैं? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद इसका आभास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। उन्होंने चुनाव के पहले से ही, चुनाव घोषणा होने के पहले से ही पूरे देश का एक पूरा भ्रमण किया था और मुझे लगता है इन 5 सालों में उन्होंने देश की नब्ज पकड़ ली है, उन्होंने समस्याएं पकड़ ली हैं, उस पर काम करना शुरू किया। मैं उनका एक अभी साक्षात्कार हाल ही में देख रहा था, वे कह रहे थे कि मैं एक योजना पूरी करता हूं और उसके बाद मैं दूसरी योजना के ऊपर लग जाता हूं, मैं बिल्कुल भी चुप होकर के नहीं बैठता हूं। तो जब इस तरह की एक परिपाटी अगर बन गई हो तो जाहिर सी चीज़ है कि मतदाता का प्यार जो है ऐसे नेता को तो मिलना ही मिलना है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सत्ता मिलने जा रही है दोबारा प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने 100 दिन का एजेंडा फिक्स कर रखा है कि 100 दिन में कौन से